नमस्कार, कृषि दर्शन के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कृषि से संबंधित विशेषज्ञ से करवाते हैं ताकि वो आपकी समस्या का समाधान हेतु आपको जानकारी दे सके। आज के इस कार्यक्रम में हमने जो विषय चुना है वो है पॉली हाउस की खेती में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम। जी, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर अमर सिंह। आप पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में प्लांट पैथोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर अमर, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसे हमने बात किया, आज हम बात करेंगे पॉली हाउस की खेती में अगर लगने वाले रोगों की बात करें, उनके सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, उनकी रोकथाम की बात करें, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पॉली हाउस में और ख़ास तौर पर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी मुख्य फसलें हैं जो पॉली हाउस में हमारे किसान जो भाई हैं वो लगाते हैं? हिमाचल प्रदेश में जो किसान भाई हमारे पॉली हाउस में जो फसलें लगा रहे हैं, मुख्यतः उसमें जो है ये जो कलर्ड कैप्सिकम है, शिमला मिर्च रंगीन वाली, और उसके बाद कुछ जो हमारे किसान भाई हैं वो टमाटर भी उगा रहे हैं, और इसके अलावा खीरा जो पार्थिनोजेनिक है उस वैरायटी को लगाते हैं। और कुछ किसान भाई अपने पॉली हाउस में फूलों की खेती जैसे जरबेरा है, कार्नेशन है और गुलदावदी हैं, इन फूलों की खेती भी कर रहे हैं। अच्छा, तो पॉली हाउस की में जब हम खेती की बात करते हैं तो आमतौर पर तो धारणा यही रहती है कि इसमें एक तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम खेती करते हैं, तो और जो इसमें जो किस्में लगाई जाती हैं वो भी ऐसी उत्तम होती हैं कि इसमें जो रोग हैं वो कम से कम आते हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे हम रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष तौर पर जो पॉली हाउस की खेती में देखने को मिलते हैं, तो एक खुले में अगर कोई एक फसल लगाई जाती है और प्लांट मटेरियल भी आपका सेम है और वही बीज हम पॉली हाउस में लगाते हैं, तो कितना फ़र्क आप कह सकते हैं देखने को मिलता है कि पॉली हाउस में भी रोग पनप सकते हैं? इसमें डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि जो पॉली हाउस में है, जिस प्रकार से हमारी फसलों के लिए वातावरण वहाँ अनुकूल रहता है, ठीक उसी तरह से बीमारियों के लिए भी, रोगों के लिए भी वहाँ पे वातावरण अच्छा रहता है। और कई बार जो बाहर वाली हमारी खेती है उसमें कुछ रोग बड़े कम आते हैं, लेकिन पॉली हाउस में वो ज़्यादा पनपते हैं। अच्छा, तो उस वजह से किसान भाई उनको रोकथाम के लिए जो केमिकल हैं या रसायन हैं उनका ज़्यादा अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जबकि पॉली हाउस का जो मेन उद्देश्य यही है कि अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद तैयार किया जाए। तो ज़्यादा रसायन या ज़्यादा दवाइयों के छिड़काव से ये जो मुख्य उद्देश्य है कि अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद फिर तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि उन बीमारियों को रोकने के लिए ज़्यादा वो केमिकल हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है स्प्रे। नहीं तो इसका अभिप्राय तो डॉक्टर साहब ये भी हो गया कि एक तो पॉली हाउस की लागत भी अधिक होगी, आपने जब खेती पॉली हाउस में करनी है तो उसका भी अपना एक खर्चा है, और इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि यहाँ पर अक्सर देखने को ये मिलता है कि जो दवाइयों का जो छिड़काव है, चाहे वो कीटनाशक हैं आपके, पेस्टिसाइड्स हैं आपके, या फिर आप कोई टॉनिक्स या केमिकल्स और अन्य प्रकार की आप उपयोग में ला रहे हैं, तो वो भी अधिक आप इसको यूज़ करते हैं। तो जो गुणवत्ता हम देखने को हम उम्मीद रखते हैं कि एक पॉली हाउस की फसल में देखने को मिलेगी, वो शायद यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आप हमें ये बताएंगे कौन कौन सी कॉमन जो हिमाचल प्रदेश में ख़ास तौर पर जो हमारा यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, उस अनुसार जो यहाँ पर पॉली हाउस में खेती लगाई जा रही है, एक तो मुझे लगता नहीं कि शायद वो उतना वैज्ञानिक या साइंटिफिक तरीके से वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाली हम बात करते होंगे, या सिर्फ हमने पॉली हाउस जो हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोकप्रिय हैं वो केवल एक तरह से हम एक कह सकते हो इन हाउस अगर आपने प्रोडक्शन करनी है उसके लिए एक छत आप या कवर्ड एक खेती आप ये कर रहे हैं, या हम मौसम को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें कुछ और भी इसमें गैजेट्स लगे होते हैं, जैसे आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है तो कोई एसी लगा है या कोई अन्य गर्म रखना है। तो आमतौर पर जो खेती यहाँ पर होती है वो किस प्रकार की होती है? नॉर्मल पॉली हाउस है या थोड़े से वैज्ञानिक तरीके से और सुदृढ़ किए हुए पॉली हाउस में होती है? ये जो हमारे यहाँ किसान भाई जो पॉली हाउस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जी, इनमें नेचुरल वेंटिलेटेड ये पॉली हाउस हैं कि प्राकृतिक रूप से जो है उसमें जो है साइडों से वेंटिलेशन आता है, तो उसी से ही तापमान जो है इसमें मेंटेन करते हैं। और ये बड़े हाई वो नहीं होते, ये ग्रीन हाउस नहीं है। अच्छा, ग्रीन हाउस में हाँ, ये जो है पॉली हाउस हैं, इसमें नेचुरली जो है प्राकृतिक रूप से जो हवा जाती है
उसी से ही टेम्परेचर इसमें हम मेंटेन रखते हैं अच्छा। ज़्यादातर। लेकिन पॉली हाउस में बीमारियां क्यों आती हैं? जहाँ जिस ज़मीन पे पॉली हाउस लगाते हैं तो वहाँ पे जब किसान भाई पहले भी अगर कोई फसल लगा रहे हैं, अगर उसमें बीमारियां आती हों जी। तब इन पॉली हाउस में भी पूरा अंदेशा है कि उसमें भी आएंगे, तो उसके लिए जो है मिट्टी का उपचार करना पड़ेगा। तो अगर पॉली हाउस जहाँ भी लगाएं जी। तो किसान भाई अगर पूरा पुराना इतिहास है कि पहले जो भी सब्जियां लगाते थे या फसलें लगाते थे, अगर उसमें बीमारी आती है तो पक्का पॉली हाउस लगाने के बाद जो है वहाँ पे बीमारी आने की पूरी संभावना है। अच्छा। तो उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि भी उसका मिट्टी का या तो उपचार कर लें या फिर नया अगर कोई जगह है जहाँ पे पहले से खेती नहीं की जा रही है, अगर उन जगहों पे लगाते हैं तो वहाँ पे कम संभावना होती है बीमारियों के आने की। अच्छा, या ऐसा भी रख सकते हैं कि जो जिस क्षेत्र में आपने इसको पॉली हाउस को स्थापित करना है कि अगर खाली हम ज़मीन को छोड़ दें तो लगभग कितने वर्ष तक हम उसको बिना कुछ उसमें फसल उगाए उसको रख सकते हैं, तो भी बीमारियां कम होंगी? हाँ, ऐसा भी है कि आप अगर किसान भाइयों ने कुछ अगर जगह है उनकी भूमि जहाँ पे वो पहले से कोई या उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ रखी है तो वहाँ पे बीमारियों के आने की संभावना कम रहती है। अच्छा। लेकिन अगर क्योंकि जगह की कमी होती है तो किसान भाई के पास जो भी खेत हैं जी। उन्हीं पे पॉली हाउस वो बना देते हैं और वहीं पे खेती बाड़ी उसकी जो है पॉली हाउस में शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए चाहिए कि मिट्टी का उपचार कर लें। और हमारे पॉली हाउस में जो जितने भी ये मैंने फसलें बताई, अच्छा, इनमें जो कारण हैं किन वजहों से हमारी बीमारियां आती हैं, तो ज़्यादातर बीमारियां जो हैं 50% से ज़्यादा बीमारियों का जो कारण है वो फफूंद से हैं, जिनको इंग्लिश में फंजाई भी बोलते हैं। और दूसरा जो कारण है वो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया से। अच्छा। और तीसरा जो मुख्य कारण है वो विषाणु हैं। जैसे आदमियों में आजकल कोविड-19 है, वो वैसे ही कुछ विषाणुओं की प्रजातियां हैं या किस्में हैं तो जो वायरस के माध्यम से जो है वायरस जो हैं वो हमारे रोग पैदा करते हैं। उनमें रोग पैदा करते हैं, वो उनकी समस्या भी बहुत ज़्यादा है। और कुछ बीमारियां जो हैं सूत्रकृमि खास तौर पे, ये हमारे पॉली हाउस में ये मुख्य समस्या हैं। तो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन यानी पैरासाइट्स वगैरह के माध्यम से। हाँ जी, हाँ, ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और पैरासाइट ही होते हैं। और ये जो मैंने बताया ज़्यादातर बीमारियां हमारे फंगस से होती हैं, फफूंद से होती हैं, और कुछ जीवाणुओं से होती हैं, और कुछ वायरसेस से होती हैं, विषाणुओं से, और कुछ सूत्रकृमि। तो ये जो है हमारे जो संरक्षित जो खेती है पॉली हाउस वाली, वहाँ पे ज़्यादा पनप जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हम सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादा सुनिश्चित करते हैं ड्रिप इरीगेशन की वजह से, तो उस वजह से जो है ये बीमारियां ज़्यादा पनपती हैं बाहर के बजाय। क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट के साथ साथ यहाँ जैसे हम थोड़ा कंट्रोल्ड के माध्यम से, तो सिर्फ ये एक तरह से हमने जो एक इनसाइड यानी कि एक इसको ढक के एक हम खेती कर रहे हैं, तो आमतौर पर जो बाहर का जो एक नॉर्मल खेती के लिए जो भी कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है यहाँ पर वो कम देखने को मिलता है। लेकिन बीमारियों की जहाँ तक अगर आपने बात की, रोगों की आपने बात की, तो वो भी यहाँ पर देखने को आ रही हैं। तो मुख्य तौर पर जैसे आपने कहा कि जो फंगल इन्फेस्टेशन है या फंगस के माध्यम से जो बीमारी आ रही हैं, कौन कौन सी जो कॉमन है जो यहाँ देखने को मिलती हैं? हाँ, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे शिमला मिर्च है। अच्छा। तो उसमें एक जड़ सड़न रोग या तना सड़न रोग जो है, एक खास किस्म का सूक्ष्म जीवाणु है जिसको हम फाइटोप्थोरा कैप्सिसी बोलते हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर पॉली हाउसों में ये बीमारी आती है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि जड़ सड़न, तो इसमें क्या होता है कि जो पौधे की जड़ें हैं उनमें जो है काले धब्बे पड़ते हैं और जड़ें सड़ना शुरू हो जाती है, और बाद में ये बीमारी जो है तने तक भी पहुंच जाती है, और जो तना जमीन के साथ है वहाँ पे काला धब्बा पड़ जाता है, और वहीं से फिर जैसे ही बीमारी बढ़ती है तो पौधा अचानक मुरझा जाता है। अच्छा। तो एक रोग और आता है जो कि जीवाणु की वजह से आता है, उसमें भी पौधा मुरझा जाता है, तो उसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है आमतौर पर। अच्छा। जबकि ये जो है एक फफूंद की तरह ही जीव है और लेकिन सूक्ष्म है, तो उस वजह से ये ज़्यादातर हमारे शिमला मिर्च में आती है। और उसके बाद एक और पाउडरी मिल्ड्यू,
जिसमें जो है पत्तियों में सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। अच्छा। और ऊपर की तरफ इसमें पीला रंग आ जाता है उन धब्बों के ऊपर, और निचली साइड सफ़ेद वृद्धि दिखती है रुई की तरह, और बाद में पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं जी। और जब ज़्यादा पत्तियां झड़ जाती हैं तो हमारे जो उपज में है बहुत कमी आ जाती है। तो ये दो जो मुख्य रोग जो हैं ये हमारे ये जो रंगीन शिमला मिर्च है इसमें आते देखने को हैं। ये मिलती है। और टमाटर में भी पाउडर मिल्ड्यू मुख्य रोग है, और एक दो जो हैं धब्बा रोग आते हैं जो इसको हम अगेता झुलसा रोग बोलते हैं, और एक पिछेता झुलसा रोग। अगर ज़्यादा नमी बन जाए पॉली हाउस के अंदर तो पिछेता झुलसा रोग आ जाता है। उसमें क्या होता है कि पत्तियों के या तो अगर भाग से या किनारों से भूरे और काले रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। अगेता झुलसा रोग में जो है गोल धब्बे बनते हैं और उसमें टारगेट जैसा दिखते हैं, यानी कि धारीदार गोल धारियां बनती हैं। तो वो इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। और जो धब्बे बनते हैं उसके चारों तरफ पीला एक घेरा बन जाता है। और इस प्रकार से जो है जो पत्ता धब्बा रोग है ये भी काफ़ी उपज में कमी ला देता है। अच्छा, तो अगर डॉक्टर साहब बात करें, जैसे ये आपने जैसे लक्षण बताए, कॉमन है कि कोई भी अगर नेचुरल आपके पास कोई प्लांट मटेरियल है, आपके पास पौध है और आप फसल उससे लेना चाहते हैं कि इसमें कोई भी देखते हैं कि रंग में थोड़ा सा फर्क आ गया है, कोई धब्बे उसमें देखने को मिल रहे हैं, या कोई आपको लगता है कि किसी प्रकार का उसमें नॉर्मल से हटके कोई पाउडर सा देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई हैं सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। पॉली हाउस में जो भी बीमारियों के लक्षण हमें प्रकट होते हैं या पहले दिखते हैं, तो कोई भी बीमारी है उसका एक मूलधन होता है जी। जहाँ से बीमारी शुरू होती है। अगर शुरुआत में ही हम इन बीमारियों को पहचान लें तो इनका जो है उपचार कर सकते हैं। मान लो अगर कोई एक धब्बा किसी भी पत्ती पे आ गया शुरुआत पे, तो उसी धब्बे को सावधानी से निकाल के उसी पत्ते को नष्ट कर देंगे हम, ताकि वो वहाँ उस बीमारी का बीज आगे ना फैले। जी। तो ये एक सावधानी जो है सर्विलेंस जिसको बोलते हैं ये कि तो चौकसी पॉली हाउस में बड़ा जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात आ गई कि जब आप रोज़ अपने पॉली हाउस को विजिट करते हैं, सुबह दिन शाम को करते हैं, तो आपने वो फसल को जब आप देख रहे हैं तो थोड़ा गहराई से उसकी छानबीन उसमें होनी चाहिए कि किसी प्रकार से कोई एबनॉर्मल कोई चीज़ देखने को फसल में ना मिल रही हो। और जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि कोई अगर लगे कि किसी पौध पर या किसी पत्ते पर कोई हमें लगता है कि हट के अलग सा कोई निशान हमें दिखने को मिल रहा है या कोई बीमारी जैसी हमें लगती है, तो उसकी छटाई करके और अलग उसको बाहर निकाल के उसको नष्ट किया जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद और क्या अगले स्टेप्स कोई पता बताएं? तो जैसे मैं कह रहा था कि कुछ रोग जो हैं, जैसे शिमला मिर्च का मैंने जड़ सड़न रोग बताया, ठीक है, तो ये जो है हमारी ज़मीनों में ही इसके बीज रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि या तो ज़मीन का उपचार कर दें पहले ही, लगाने से पहले या बाद में, क्योंकि बीमारी जो है हमारे किसी भी खेत में या किसी इलाके में बाहर से आती है, अगर पहले से नहीं है। तो मुख्य जो कारण होता है किसी भी नए क्षेत्र में बीमारी के आने का, वो है बीज से। तो बीज हमें बिल्कुल स्वस्थ लेना चाहिए, और अगर बीज में कोई ऐसा शंका हो कि इसमें बीमारी है तो उसका उपचार ज़रूरी है, क्योंकि बीज का उपचार जो है सस्ता होता है, आसान होता है, उसमें दवाई भी कम लगती है और आसान होता है। किसी भी बर्तन में या प्लास्टिक के लिफाफे में दवाई से बीज का उपचार अगर हम कर देंगे तो जो अगर कोई बीमारी बीज में है तो वो ख़त्म हो जाती है। अगर ज़मीन में है तो शुरू के जो हमारे 20-25 दिन होते हैं उसमें एक सुरक्षा घेरा बना रहता है। अच्छा। और बीज का जमाव जो है अच्छा आता है, और क्योंकि बीज सबसे महंगा है, अगर बीज ही हमारा सही समय पे ना उगे तो हमारा जो सीजन है वो निकल जाता है। तो इसलिए हर एक बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रासायनिक विधि से करें चाहे जैविक विधि। कुछ ऐसे जैविक जिनको बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं वो उपलब्ध हैं, उनसे भी हम बीज का उपचार कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक खेती करनी है, कुछ किसान भाई ज़्यादा
इसको महत्व देते हैं या ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो वो जैविक उपचार भी कर सकते हैं बीज का और रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं जी। या फिर वनस्पति के हैं, जैसे कोई नीम के उत्पाद हैं, नीम ऑयल के, तो उनसे भी बीज उपचार कर सकते हैं। तो आम तौर पे चाहे रसायन से करना है तो 2 से 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलो के हिसाब से लगती है। अच्छा। तो अगर इससे कर देंगे तो ये बड़ा फायदा रहता है, बाद में वो बीमारी ना तो जिन पॉली हाउस में अभी नहीं है तो वो आएगी ही नहीं। अगर ज़मीन में है तो शुरू में ही वो सुरक्षा घेरा देती है। और एक जो जैविक फफूंदीनाशी है, जैसे मैं बता रहा था बायोपेस्टिसाइड, ये क्या है, ये एक मित्र फंगस और जीवाणु के कल्चर होते हैं। अच्छा। जो कि हमारे कृषि विभाग की बायो लैब हैं राज्य स्तरीय जी। तो पालमपुर में है, मंडी में है और भी कई जगहों पे ये लैबें हैं, वहाँ से ये बायो कंट्रोल एजेंट मिल जाते हैं। अच्छा। तो इनको हम अपनी ज़मीन में जो पॉली हाउस की हैं अगर इनको शुरू में डाल दें जी, तो इनको डालने के लिए गोबर की गली सड़ी देसी खाद चाहिए होती है। तो जैसे कि हम इसका कल्चर लेंगे बायो एजेंट का और इसको जो है 1 क्विंटल या आधा क्विंटल का एक ढेर लगाएंगे छाया में और इस कल्चर को इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। ठीक है। और 7 दिन तक इसको गिल्ली बोरी से ढक देंगे ताकि इसका जो है गुण फल हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए इसमें। जी जी। और 7 और 10 दिन के बाद इसको बाकी देसी गोबर के साथ ये जो पॉली हाउस के बेड हैं ठीक है। इसको बिजाई से पहले या रुपाई से पहले ही हम मिला देंगे सुबह या शाम के वक्त, क्योंकि ये जीवित चीज़ है। अच्छा। तो ये धूप में ये डायरेक्ट अगर धूप पड़ती है तो ये मर जाते हैं। और एक बार अगर ये ज़मीन में इनकी स्थापना हो जाए तो ये जो भूमि जनित रोग हैं पॉली हाउस में, तो बाद में इसमें रोग आने की संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि ये जीवित हैं, अपने आप अंदर बढ़ते रहते हैं। अगर कार्बनिक पदार्थ काफ़ी है तो कार्बनिक पदार्थ हमारा गोबर की खाद से मिलता है, देसी गोबर की खाद से, तो लेकिन वो सड़ा हुआ होना चाहिए। और एक बार अगर बायो एजेंट हमारी ज़मीनों में पनप गए तो ये बीमारियों को वहाँ पे आगे पनपने नहीं देते हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब मुख्य तौर पर तो जैसे आपने बताया कि अगर पॉली हाउस में हमारे फसलों को रोगों से बचाना है तो जो मिट्टी या जो आपका जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पे पॉली हाउस को आपने स्थापित किया है वहाँ पे अच्छी तरह से उसको उपचार के बाद ही वहाँ पर हमें पौधे लगाने चाहिए। तो अगर ये चीज़ तो हमें एक नॉर्मल अगर हम ओपन खेती की बात करें तो वहाँ पर भी तो हमें यही चीज़ करनी चाहिए। अपना जो हमारा जो बेड होगा या जो खेत है उसको अच्छी तरह से उपचार करने के बाद ही हमें उसमें फसल लगानी चाहिए। तो मुख्य अगर हम डिफरेंस की बात करें या लाभ वाली अगर हम बात करें तो पॉली हाउस में किस प्रकार से अधिक सुनिश्चित किया जा सकता है, दोनों में क्या मुख्य तौर पर क्या डिफरेंस है? इसमें ऐसा है कि जैसे अगर जिन ज़मीनों में हमारे बीमारियां आती हैं, चाहे वो पॉली हाउस हो चाहे बाहर, जब ज़्यादातर जो हम पौध रोपण करते हैं, नर्सरी देते हैं, नॉर्मल खेती जो हम करते हैं, जो नर्सरी उगाते हैं उसमें कई बार कमर तोड़ लग जाता है। अच्छा। ठीक उसी तरह का ही रोग हमारे पॉली हाउस में भी आता है। तो इसके लिए मिट्टी का उपचार हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक भौतिक विधि है जिसमें सौर्यकरण करते हैं, यानी कि जब सूरज की गर्मी ज़्यादा हो, अच्छा। तो वो मई और जून के महीने में होती है, उस टाइम हम जमीन में सिंचाई कर देते हैं और पारदर्शी पॉलीथीन की चादर से उसको ढक देते हैं अच्छी तरह से। अच्छा। साइडों से उसको जो चादर है पारदर्शी, उसमें कहीं छिद्र नहीं होना चाहिए और साइडों से उसको अच्छी तरह से जमीन में दबाना है। अच्छा, बिल्कुल टाइट करके, ताकि कोई बाहर की हवा अंदर ना जाए। हाँ जी, बाहर की हवा अंदर ना जाए, अंदर की बाहर ना जाए। ठीक है। और इस तरह से इसको 45 दिन तक, 1.5 महीने तक इसका उपचार करेंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही जमीन का तापमान 42 डिग्री से ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो जब मैक्सिमम जो हैं, ज़्यादातर जो जीवाणु हैं, रोगाणु हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं इतने लंबे समय तक जी। और इसमें जो है हमारा जो तापमान है वो 10 डिग्री से 12 डिग्री बढ़ता है। जो बाहर अगर तापमान गर्मियों में हमारा मान लो 35 डिग्री है तो अंदर 45 से 47 डिग्री चला जाएगा। तो इतने हाई टेम्परेचर पे या ज़्यादा गर्मी से तो ये जीवाणु और विषाणु जो है वो पनप नहीं सकते हैं वो। हाँ, चाहे खरपतवार के बीज हैं, हाँ, जो भी हैं, कीड़े मकोड़े के अंडे हैं, प्यूपे हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी ज़मीन का उपचार ये भौतिक विधि से हम
सूर्य की गर्मी से ही कर सकते हैं, लेकिन पारदर्शी पतली चादर से उसको ढकना है। तो इस उपचार को हम बाहर नर्सरी की ज़मीन में भी कर सकते हैं, पॉली हाउस में भी की कर ज़मीन सकते में, हैं। पॉली तो हाउस दोनों में मुख्य तौर पर मैं तो यही समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि अंतर दोनों की खेती में ये रहा कि एक तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट थोड़ा आप पॉली हाउस में सुनिश्चित कर सकते हैं। खासतौर पर अगर हम वो ओपन में खेती करेंगे तो बाहर का जो आपका क्लाइमेट है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, तो वहाँ से जो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, चाहे बारिश का है, तूफान का है, ओलों का है, तो उससे थोड़ा बच सकता है। बाकी अगर आपने कहा कि हम दोनों खेती में जो स्टार्टिंग जब हमारी होगी मिट्टी से, अगर वहाँ से उपचार से हम करेंगे तो अच्छी फसल, अच्छा लाभ हम कमा सकते हैं। और पॉली हाउस में ख़ास तौर पर जैसे आपने कहा कि हमें रोगों से बचाव हमने फसल का करना है, तो समय समय पर हमारा जैसे अपनी पौध को हम देखते, अपनी फसल को हम देखते हैं, तो लक्षणों को हमने पहचान करनी, कोई बीमारी तो नहीं है, और वैसे वैसे ही समय समय पर उस पर हमने दवाइयों का छिड़काव भी अमल में लाना है, और दवाइयाँ भी उतनी लानी है कि जितनी हमें आवश्यकता है। उसके लिए हम सलाह भी ले सकते हैं, हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हों या हॉर्टिकल्चर वाले जो भी होंगे, तो अपना अच्छा हम लाभ पॉली हाउस की खेती से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आपने दी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव मेहता को इजाज़त। नमस्कार।